Hello friends, we are talking about the plant growth and development chapter, in which we were talking about ऑक्सिन. हम ऑक्सिन के बारे में बात कर रहे थे. ऑक्सिन जो होता है यह एक पादप हार्मोन है एंड इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट. वह मूल और प्ररोह के शीर्ष पर पाया जाता है. ये जो ऑक्सिन है इसको अगर हम देखें तो इसमें हमने ये देखा था कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले अपनी किताब पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स में बताया था कि पादप हार्मोन पादपों के शीर्ष पर होते हैं. फिर F.W. वेंट ने ऑक्सिन शब्द तो दिया ही था, साथ में यह सिद्ध करने के लिए कि ये ऑक्सिन शीर्ष पर उपस्थित होते हैं उन्होंने एक टेस्ट किया था. उस टेस्ट का नाम था कर्वेचर टेस्ट, यानी कि वक्रण प्रयोग, जिसमें उन्होंने एवेना सटाइवा को लिया था, उसका कोलियोप्टाइल को लिया था, और वो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे थे कि पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स, दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, कि वह मूल व प्ररोह के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं. ओके. अब ये जो ऑक्सिन्स हैं इनकी खोज जो कई प्रकार के होते हैं. ऑक्सिन ए है, बी है, सी है. ए और सी की खोज मानव के मूत्र में से की गई थी. इट वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन. अब हम बात करते हैं कि सिंथेटिक ऑक्सिन यानी कि संश्लेषी ऑक्सिन कौन कौन से होते हैं. ओके. देखिए साहब, एक होता है IBA जिसे हम लोग इंडोल ब्यूटरिक एसिड कहते हैं. ओके. ये प्राकृतिक भी होता है, नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है, यानी कि कृत्रिम रूप से भी अवेलेबल है और प्राकृतिक रूप से भी अवेलेबल है. संश्लेषी हार्मोन है. दूसरा वाला हमारे पास में है IPA जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, यानी कि इंडोल प्रोपियोनिक एसिड जो है यह भी एक संश्लेषी ऑक्सिन कहलाता है. संश्लेषी का मतलब मानव निर्मित, मैन मेड हार्मोन इज कॉल्ड योर सिंथेटिक हार्मोन, यानी कि मानव निर्मित हार्मोन जो होता है वह संश्लेषी हार्मोन कहलाता है. तीसरा हार्मोन हमारे पास में जो है दैट इज योर NAA, संश्लेषी हार्मोन, जिसको बोलते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड. नेफ्थलीन एसिटिक एसिड. 4 नंबर हमारे पास में है 2,4-D. इंपॉर्टेंट है ये. इसको बोलते हैं डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड. डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड यह खरपतवार नाशक है, यानी कि वीडीसाइड है. क्या है ये? खरपतवार नाशक है, लेकिन केवल द्विबीजपत्रियों के ऊपर, ओनली इन डाइकॉट वीड्स इट इज एप्लीकेबल. 4th नंबर 2,4,5-T, उसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो
फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये भी आपका क्या है, वीड है, वीडीसाइड है। खरपतवार जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं। खेतों में जब वो उग जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D या 2,4,5-T का उपयोग किया जाता है। जब अमेरिका का युद्ध ईरान से हो रहा था तो वो वनस्पति बहुत थी, तो अमेरिका के सैनिक जाते थे और अधिक वनस्पति होने के कारण शूट नहीं कर पाते थे और वापस आ जाते थे। तो इन दोनों को मिलाकर उन्होंने नारंगी रंग के डिब्बे में इनको रखा, और इस डिब्बे का रंग चूंकि नारंगी था इसलिए उन्होंने इसका नाम एजेंट ऑरेंज रख दिया। एजेंट ऑरेंज रख दिया। और अमेरिका वालों ने वो ईरान की जो वनस्पति थी उसके ऊपर छिड़का तो सारी पत्तियां जड़ गई। पत्तियां जड़ गई तो वो टारगेट दिख गया और फिर उन्होंने उठा के उनको शूट कर दिया। फिर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्डोन। टॉर्डोन जो होता है उसको भी हम संश्लेषी हार्मोन कहते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जो कि ऑक्सिन के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसे ऑक्सिन्स को हम एंटीऑक्सिन कहते हैं। एंटीऑक्सिन यानी कि ऑक्सिन प्रतिरोधी कहते हैं। इसमें एक होता है PCB-IP, पी क्लोरो आइसो पेंटोइक एसिड, और एक होता है टीबा, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड हम लोग जो है उसको कहते हैं। ओके, अब बात चलेगी कि ऑक्सिन के क्या कार्य होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन्स, ऑक्सिन के क्या कार्य होते हैं। देखिए साहब, ये ट्रॉपिकल मूवमेंट में हेल्प करता है। ट्रॉपिकल मूवमेंट यानी कि अनुवर्तनी गति के अंदर यह हेल्प करता है। हमने पढ़ा था कि यह टिप है और इस पर ये वाला भाग अंधकार की ओर है। ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, तो यह डार्कनेस की तरफ है। डार्कनेस का मतलब हो गया कि अंधकार की तरफ है। F.W. वेंट ने यह बताया था कि पादप हार्मोन पादपों के शीर्ष पर पाए जाते हैं और पादप के अंग जो होते हैं वो प्रकाश की तरफ मुड़ते हैं। प्रकाश की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम फोटोट्रॉपिज्म या ट्रॉपिकल मूवमेंट कहते हैं। इसको बोलते हैं अनुवर्तनी गति। अनुवर्तनी गति, तो ये प्रकाश की तरफ गया, हिला नहीं अपनी जगह से, तो उसको बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तनी। ओके, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। डार्कनेस की तरफ 57% ऑक्सिन पाया जाता है, और ये वाला क्षेत्र आपका लाइट का है। लाइट जिस तरफ गिर रही है वहां पर
27% ऑक्सीजन होते हैं। अच्छा पॉइंट है, यानी कि अंधकार की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन दीर्घीकरण किधर होता है? उसकी विपरीत दिशा में, यानी कि प्रकाश की तरफ होता है। जब ये ट्रांसफर होते हैं, जैसे सपोज करो सूरज इधर आ गया तो अंधकार उधर चला जाएगा, लाइट इधर होगी, तो ट्रांसफर होते हैं। तो 7% ट्रांसफर होता है। कितना? 7% ट्रांसफर होता है, और 16% जो होता है वो डैमेज हो जाता है। अब ज्यादातर ऑक्सीजन जो होते हैं वो पादपों के शीर्ष पर होते हैं, तो ये ऊपर से नीचे 67% आते हैं, और नीचे से ऊपर ये लोग 33% जाते हैं। हो गया? अब ये मैंने क्यों बताया? बताने के लिए कि भाई पौधे प्रकाश की तरफ क्यों मुड़ते हैं। ओके, विस्थापन नहीं हो रहा है, नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर, देन दैट मूवमेंट विल बी कॉल्ड योर ट्रॉपिकल मूवमेंट। इट्स बेंडिंग टुवर्ड द लाइट, प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है वो, तो दैट इज योर प्रकाश अनुवर्तनी, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म, नॉट टैक्सिस। टैक्सिस में तो मूवमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है हमारे पास में कि ऑक्सीजन जो होता है वह कैम्बियम की एक्टिविटी के लिए तैयार होता है। कैम्बियम की एक्टिविटी के लिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर बाहर की तरफ फ्लोएम निकलता है, अंदर की तरफ जाइलम निकलता है सेकेंडरी कैम्बियम से। वो कौन निकालता है? यही निकालता है। हो गया? दूसरा, यह टिश्यू डिफरेंशिएशन में, यानी कि ऊतक विभेदन में भी सहायक होता है। कौन? ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन जो होता है इसके और भी कई काम हैं, जैसे कि यह एपिकल डोमिनेंसी के लिए उत्तरदायी होता है। यदि शीर्ष पर ऑक्सीजन है तो यह साइड के अंदर कलिका नहीं देने देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी। तीसरा है शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड, यानी कि इंटरनोड को छोटा करना। जैसे ये रहा, ये एक पत्ती, ये दूसरी पत्ती, तो जो एप्पल और पियर, सेब और नाशपाती जो होते हैं वो डॉर्फ ब्रांचेस के ऊपर पैदा होते हैं, छोटी शाखाओं पर पैदा होते हैं। तो वो हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करता है? उसके ऊपर ऑक्सीजन छोड़ देगा, तो वो इंटरनोड जो होगी, पर्व जो होगा, वो छोटा हो जाएगा, तो शाखा भी छोटी हो जाएगी, और वहां पर एप्पल और पियर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन यानी कि एक पौधा होता है जिसका नाम है थियो ब्रोमो कोका। उसके ऊपर यदि आप ऑक्सीजन डालोगे तो उसमें से रूट निकलने लगती है। ओके, फिर आता है हमारे पास में पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन। आया? बिना निषेचन के फलन जब प्राप्त किया जाता है ऑक्सीजन की सहायता से, तो हम उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है? नींबू है, लेमन है, बनाना है, केला है, संतरा है, ऑरेंज है। इनमें से भी क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। आया? संतरे के अंदर पार्थेनोकार्पी, संतरे में पॉलीएम्ब्रियोनी भी होती है, बहुभ्रूणिता भी होती है। संतरे के बिना बीज के आप संतरा प्राप्त करने चाहते हैं तो आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को प्राप्त कीजिए।
फिर एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग। प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग, लॉजिंग माने होता है पतन। अब पतन क्या होता है इसको समझो। पतन, खेतों में गेहूं की फसल, मक्का की, जौ की, बाजरा की, वो लहराती रहती है। कभी कभी तेज आंधी आती है तो वो फसल चौपट हो जाती है। उस चौपट होने को ही पतन कहते हैं और पतन को ही लॉजिंग कहते हैं। वैसे तो वो वापस क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये एक बीज पत्री होते हैं सारी अनाज की फसलें, उनके अंदर कॉलन कायमा नहीं होता, स्थूल कोण ऊतक नहीं होता, जिसके कारण वो लचक मार के वापस नहीं आ पाते हैं। साथ में ऑक्सीजन प्रवणता के कारण भी वह उनका पतन हो जाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर। क्या करते हैं ये कि विलगन परत, विलगन परत का मतलब होता है जैसे ये तना है और ये पत्ती है, तो यहां पर ऑक्सीजन प्रवणता होगी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा में अंतर आ गया, तो यहां पर एक परत बन जाती है। इस परत को हम लोग एबिसन लेयर कहते हैं, विलगन परत कहते हैं। तो कोशिकाएं यहां कमजोर हो जाती है, वजन के कारण पत्ती टूट जाती है, शेड हो जाती है, झड़ जाती है। ओके, एक होता है प्रस्फुटन रोकने के लिए। कितने हो गए ये? टू स्टॉप प्रस्फुटन, स्प्राउटिंग। आलू होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो जाते हैं, तो किसान उनको कोल्ड स्टोरेज में रख देता है। ठंडा एक कमरा होता है कूलर की तरह, और उन आलुओं के ऊपर वो लोग मैलिक हाइड्रेजाइड, मैलिक हाइड्रेजाइड या इंडोल प्रोपियोनिक एसिड छिड़क देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो प्रस्फुटन होता है, ये देखा होगा आपने आलू के अंदर ऐसे कई बार निकले हुए, ये नहीं होता है। वरना वो किसान जब दोबारा उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर आलू लेने जाएगा तो क्या होगा, उसको तो सब प्रस्फुटित ही आलू मिलेंगे और कोई उसको फिर खरीदेगा नहीं। तो ये कहानी रही हमारे पास में ऑक्सीजन की। अब अपन बात करेंगे दूसरे हार्मोन की जिसका नाम है जिबरलिन। जिबरलिन की कहानी क्या है? जिबरलिन एक कवक से प्राप्त किया गया था। एक्चुअली जापान के अंदर एक गांव है जिबरलिन। तो जापान में एक गांव है, उस गांव का नाम है फोर्मोसा। वहां लोग चावल की खेती करते हैं, राइस क्रॉप उगाते हैं। उन्होंने एक दिन देखा कि चावल की फसल के जो पौधे थे दे वर टॉल, लंबे हो गए। क्लोरोफिल गायब हो गया। येलो ग्रेन्स या सीड्स प्राप्त हुए। तो वहां के किसानों ने बोला ये कैसी बेवकूफ जैसी बीमारी पैदा हुई है। तो उन्होंने इस डिसीज का नाम बकानी डिसीज रख दिया। बकानी डिसीज आया। और इस बकानी डिसीज में का दूसरा नाम जो इन्होंने रखा वो था मूर्ख नवोद्भिद, फुलिश सीडलिंग
डिसीज, यानी कि मूर्ख, नवोद, भिद, मूर्ख नवोद भिद नामक रोग उनके अंदर हो गया। अब लोगों ने तहकीकात करी कि भाई चावल के अंदर यह रोग, बकानी रोग कैसे हो गया। तो एक बंदा था कुरोसोवा, कुरोसोवा ने जिब्रेला, उसमें एक फफूंद लग गई थी, जिब्रेला फ्यूजी कोरोई में से जिब्बरलिन प्राप्त किया। ये उन्होंने जिब्बरलिन प्राप्त कर लिया। ये जिब्रेला फ्यूजी कोरोई जो है फंगस की कौन सी क्लास का मेंबर है? तो आंसर होता है एस्कोमाइसेटीज। अब ये जो जिब्बरलिन है उसके लिए शुरू के अंदर एक चार्ट दे रखा है कि कौन किसका व्युत्पन्न होता है। जिब्बरलिन को अगर मैं देखूं तो इट इज ए टर्पीन, डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन दे रखा है उन्होंने चार्ट के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास में डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो होता है वो किसका है? ये टर्पीन का। ऐसे याद करना चाहिए। पहले हिस्टोरिकल अकाउंट याद करो, फिर क्यों वो मार्केट के अंदर पहचाना गया, फिर उस हार्मोन का निष्कर्षण किसने किया, नाम याद होना चाहिए, ये किसका व्युत्पन्न होता है, फिर कार्य याद होने चाहिए। आ गया समझ में? तो कार्य की बात करने जा रहा हूं। फंक्शन ऑफ जिब्बरलिक एसिड या जिब्बरलिन। जिब्बरलिन जो होता है यह मेल फ्लावर्स, यानी कि नर पुष्प जो होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है? उनकी संख्या को बढ़ाता है। दूसरा, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि बीज के अंकुरण में सहायता करता है। ये रहा, ये बीज का अंकुरण हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यह बीज के अंदर जाकर जो बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, प्रोटीएज है, लाइपेज है, उनकी गतिशीलता को बढ़ा देता है, जिसके कारण कि बीज का अंकुरण जो होता है वह शीघ्रता से हो जाता है। ओके, तो क्या करता है जिब्बरलिन? बीज अंकुरण के समय एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है। तीसरा, बोल्टिंग इफेक्ट शो करता है। बोल्टिंग इफेक्ट शो करता है। बोल्टिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए, जब कायिक अवस्था यानी कि वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज में जननीय अवस्था में बदलती है तो उस प्रभाव को हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। जैसे आप ले लो गोभी, बंद गोभी, कैबेज, ये रही। अब इसके ऊपर आपने जिब्बरलिक एसिड डाल दिया, ये डाल दिया, ये क्या हो जाएगा? ये अभी कौन सी अवस्था के अंदर है? कायिक अवस्था में। अब ये फैल जाएगा, इसकी नोड्स, इंटरनोड्स काफी जो इलोंगेट हो जाएंगी ऐसे, ये रहा। और समझाने के लिए हम कह देते हैं कि इसके अंदर ये पुष्प पैदा हो जाते हैं। तो कायिक अवस्था वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में बदलने के प्रोसेस को हम लोग बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। फिर 4 नंबर, टू ओवरकम। अब ये छोटा सा था, लंबा हो गया, यानी कि बोने को लंबा कर दिया। तो एक और पॉइंट ले लेते हैं, टू ओवरकम ड्वार्फिज्म, बोनेपन को दूर करने के लिए।
जैसे एक छोटा सा ड्वार्फ प्लांट है, ये रहा। कौन है ये? ड्वार्फ प्लांट है। अब इसके ऊपर आपने जिबरेलिक एसिड डाला तो ये लंबा हो गया, ये कैसा हो गया? टॉल। लेकिन इसका जीनोटाइप तो किसके समान रहा? ड्वार्फ के समान ही रहा, बोने के समान ही रहेगा। मेरे को आप पकड़ के लंबा खींच दोगे तो मेरा जीनोटाइप में थोड़ी परिवर्तन हो, तो मेरी बाह्य आकारी के अंदर परिवर्तन हुआ। तो जीनोटाइप डू नॉट चेंजेस ड्यूरिंग द बोल्टिंग। ओके, अब आता है हमारे पास में एक और हार्मोन जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है उसको यदि आप देखते हैं तो जैसा कि नाम से विदित होता है, ये साइटोकाइनेसिस में हेल्प करेगा, यानी कि कोशिका द्रव विभाजन में हेल्प करेगा। कोशिका द्रव का विभाजन कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होगा तो आपका नया सेल प्राप्त होगा। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट साइटोकाइनिन। यह काइनेटिन भी कहलाता है। इसको 6 फॉस्फोराइल अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं। 6 फॉस्फोराइल अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं। यह एडेनिन डेरिवेटिव है, यानी कि एडेनिन से प्राप्त हुई है। एडेनिन शुरू में दे रखा है उन्होंने, यह एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक बंदा था, वैन ओवर बीक, उन्होंने कहा कि कोकोनट मिल्क में, यानी कि नारियल के पानी में साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है? साइटोकाइनिन हमको देखने को मिलता है। ओके, अब बाद में स्कूग एंड मिलर ने यीस्ट डीएनए से इसका एक्सट्रैक्शन किया, निष्कर्षण किया। आते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखा करो। हमारी किताब कहती है कि हैरिंग के स्पर्म से निकाला गया। स्पर्म के अंदर भी साइटोकाइनिन मिल गया था। हैरिंग किसे कहते हैं? हैरिंग समुद्री मछली को कहते हैं। तो समुद्री मछली के शुक्राणु में से भाई साहब ने जो है साइटोकाइनिन निकाल दिया। ओके, अब ये तो ये बंदे हुए। अब एक बंदा आया लिथाम। लिथाम ने साइटोकाइनिन शब्द दिया, यानी कि टर्म दिया। आई बात समझ में? उन्होंने क्या करा? साइटोकाइनिन जो है शब्द दिया। अब साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन क्या है? तो आंसर होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन होता है। परंतु ऑक्सिन के साथ में साइटोकाइनिन कहता है कि सर मैं अकेला कभी भी सेल डिवीजन नहीं करूंगा, मेरे साथ में ऑक्सिन होना चाहिए, प्लस विथ ऑक्सिन, यानी कि ऑक्सिन के साथ में करना चाहिए। आई बात समझ में? मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों होंगे तो ही सेल डिवीजन होगा, ध्यान रख लेना। दूसरा, साइटोकाइनिन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट निर्माण में भी सहायता करता है। हेल्प्स इन क्लोरोप्लास्ट
फॉर्मेशन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट निर्माण में भी सहायता देता है। ओके। तीसरा, टू डिले द सेनेसेंस, टू डिले द सेनेसेंस, यानी कि जीर्णता को विलंबित करना। जैसे कोई पौधा वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा है और आपने उसके ऊपर क्या करा, साइटोकाइनिन डाल दिया, तो वापस वो यंग हो जाएगा। कहने का मतलब जीर्णता रुक जाएगी। जीर्णता के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में जीर्णता विलंबन। जीर्णता को विलंबित करना। आई बात समझ में? अब साइटोकाइनिन को आपने डाल दिया और जीर्णता विलंबित हो गई, तो इस प्रभाव को हम लोग रिचमंड लैंग इफेक्ट या रिचमंड लैंग प्रभाव कहते हैं। अच्छा पॉइंट है, पूछते हैं ये लोग। ओके। अब जो साइटोकाइनिन है उसके मेन फंक्शंस हमारे पास में ये ही हैं, जिनमें मेन फंक्शन इसका होता है सेल डिवीजन। अब वो बात अलग है कि कभी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा तो साइटोकाइनिन की कम, कभी साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा तो कभी ऑक्सीजन की कम, कभी दोनों की मात्रा बराबर भी होती है। उस रेशियो के अंदर जब डाला जाता है तो अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स विकसित होती हैं। जैसे इफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन साइटोकाइनिन वी गेट द रूट, एंड इफ साइटोकाइनिन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन वी गेट द शूट। ओके। तो ये सारी चीजें अपने को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये रही कहानी साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन को हमने देखा, क्या देखा कि ये काइनेटिन है, इसको 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन भी कहते हैं। यह एडेनिन का व्युत्पन्न है। वैन ओवर बीक ने बताया कि नारियल के पानी के अंदर साइटोकाइनिन होता है, जिससे हम कैलस प्राप्त कर सकते हैं। स्कूग और मिलर ने इसको यीस्ट डीएनए से निष्कर्षित किया था। हमारी किताब कहती है कि इसको समुद्री मछली के शुक्राणु यानी कि हैरिंग के स्पर्म से निकाला गया। लिथाम ने साइटोकाइनिन शब्द दिया था। मेन फंक्शन इसका होता है सेल डिवीजन, मगर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्लोरोप्लास्ट निर्माण में सहायता करती है साइटोकाइनिन। यह जीर्णता को विलंबित करती है, डिले द सेनेसेंस, and we are putting cytokinin on it, the senescence will be delayed and then that effect is called your what, Richmond Lang effect हम उसको कहते हैं। ओके।